राजनीति में ये अपने पिता की वजह से आए। इनके पिता महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मगर पिछले कुछ सालों में इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। ये चुनाव के मैदान में उतरे, चुनाव लड़े, चुनाव जीता और आज महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री हैं। मगर एक ऐसी चीज है जो कभी इनका साथ नहीं छोड़ती है, वो है कंट्रोवर्सी। और ये एक दूसरे से दूर रह ही नहीं पाते हैं। इसलिए शुरुआत में कर रही हूं इनसे इसी सवाल पूछकर कि भाई ऐसा क्यों है। स्वागत करिए नितेश राणे का हमारे पॉडकास्ट पर। जय श्री राम। नितेश राणे, अजय श्री राम, पोर्ट्स एंड फिशरीज कैबिनेट मिनिस्टर इन द महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ देवेंद्र फडणवीस, आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट पर इनसाइड आउट विद मेघा प्रसाद पर। और सवाल जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में पूछा, नितेश, इतना विवादों से दोस्ती क्यों है? हर बार मुंह खोलते नया विवाद खड़ा हो जाता है। सच बोलने की आदत है, सच बोलता हूँ और बहुत वक्त लोगों को सच सुनना अच्छा नहीं लगता। आप ही एक हैं जो सच बोलते हैं नितेश, और कोई सच नहीं कहता। ऐसा नहीं है। हाँ, फिर आपके सच से विवाद क्यों होता है? मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी मेरा सच इतना कड़वा होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा ही सच बोल रहा है। तो इसलिए उससे कंट्रोवर्सी हो जाती है। मगर आप कभी भी मेरे कोई भी अगर स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह से देखेंगे, आपको इतना ही दिखेगा कि मैं जो फैक्ट्स है उसी को सामने लेके आने की कोशिश करता हूँ। कभी भी जो चीज़ें मैंने अपने सभाओं में कही है, इंटरव्यूज़ में कही हैं, कभी भी आप उसको क्रॉस चेक कर सकती है। कभी भी कुछ काल्पनिक चीज़ें होती नहीं है। जो सच है वो बोलने की कोशिश करता हूँ, और उससे अगर वो कंट्रोवर्सी हो जाती है तो फिर वो मेरी गलती नहीं है। ठीक है, आपकी सबसे रीसेंट कंट्रोवर्सी से शुरुआत करें नितेश? जी जी श्योर। कौन सी है, याद है या भूल गए? अभी इतनी हो जाती है तो याद रखना वो तो छोड़ मुझे दिया। लग ही रहा था कि आपको ध्यान में नहीं होगा कि सबसे रीसेंट आपने कौन सी कंट्रोवर्सी कोट करी है। जी भूल गए? सच्ची में भूल गया। आप बता सकते? मैं बता दूं? मुझे भी याद आ जाएगा। आपको याद आएगा जरूर। तो आपकी सबसे रीसेंट तो औरंगजेब की कंट्रोवर्सी है ना? मेरा पहला सवाल इसमें यह है कि इस विवाद को खड़ा क्यों किया गया नितेश आपके राज्य में? देखिए, ऐसा है कि हमारा महाराष्ट्र ये छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का इतिहास और हमारी पहचान ही ये हमारे दो राजा है। तो इसलिए जो छत्रपति शिवाजी, संभाजी महाराज, जिजाऊ, ये सबको मानने वाले हम लोग हैं। तो नेचुरली इसके जो मानने वाले लोग हैं तो उनको और औरंगजेब के बारे में और इन लोग के बारे में हमेशा हमको गुस्सा होता ही है, क्योंकि जिस तरीके के हमारे स्वराज्य के खिलाफ, हमारे महाराष्ट्र के खिलाफ, हमारे हिंदुओं के खिलाफ जो ये लोग ने सारी चीज़ें की है, जो हमारा इतिहास बताता है, तो जब इनका नाम लिया जाता है हमारा खून खोलता ही है। जब हाउस में कंट्रोवर्सी कर रहे थे महाराष्ट्र असेंबली में, तब क्या हो गया था उस वक्त, बताइए। नहीं, ऐसा है, शुरुआत ये जिहादी माइंडसेट के जो कुछ हमारे यहाँ के कुछ विधायक है, अब्बू आजमी जैसे, उन्होंने औरंगजेब के बारे में ऐसी कुछ चीज़ें कह दी, उसके वजह से सबका खून खोल गया। देखिए, ऐसा है ना, हम भी नहीं चाहते कि हमारे राज्य में विवाद हो, मगर आपको हमेशा ऐसा लगता है कि इन लोग को ही औरंगजेब का नाम लेना है, इनको ही विवाद खड़ा करना है। मगर आप उन लोगों को भी पूछना चाहिए कि आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि में आपको औरंगजेब को बड़ा करके क्या मिलेगा? तो आपको उनका व्हाट्सएप स्टेटस रख के, ऐसे में बहुत इंसिडेंसेस बता सकता हूं जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की बदनामी करने वाले भी फोटो ये लोग ने रखे हैं उधर। उदाहरण, औरंगजेब को खड़ा दिखाना है और छत्रपति शिवाजी के उनके पैर के नीचे दिखाना है। अच्छा। देखिए, ऐसा कोई सहन करने वाला नहीं है। इसके वजह से हमारा खून खोलता है। तो नितेश, मुझे एक बात बताइए, आप अबू आजमी का नाम ले रहे हैं, उदाहरण बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत है। अबू आजमी एक ऐसे नेता हैं, कई गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। उनके कुछ पुराने बयान जिस पर मैंने उनसे सवाल किया, हम कई बयान ऐसे देते। क्या जरूरत थी आपके मुख्यमंत्री को, आपके डेप्यूटी मुख्यमंत्री को उसके ऊपर हाउस के अंदर बयान देना? और जिस तरीके से, जिस वेग से, जिस टोन में उन्होंने बयान दिया, क्या लोगों के सेंटिमेंट्स भड़के या ना भड़के? और वापिस एक बार बता रहा हूँ, हम लोग विधायक होने के पहले, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता होने के पहले, मुख्यमंत्री होने के पहले, उप मुख्यमंत्री होने के पहले, हमारी असली पहचान ही छत्रपति शिवाजी महाराज है। हमारे लिए भगवान है वो।
और ये सारे जो पद मिले हैं हम उनके भूमि से आते हैं, हम उनको हमारी पहचान दिखाते हैं, इसलिए हमारे नाम के सामने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री लिखा जाता क्या है। इसको तो इग्नोर नहीं ऐसा कर कोई सकते थे? महाराज नहीं, ऐसा देखिए हमारे राज्य में रह के हाँ। कोई आप पाकिस्तान में चले जाइए, जिना हो ये हो, उनके खिलाफ कुछ बोल दिया तो क्या आप क्या उनको जीने देंगे क्या? वो आपका खून नहीं खोलेगा? मुझे ऐसा कहना है, आपको हमारे देश में रहना है, आपको हमारे राज्यों में रहना है, तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान कीजिए, आप उनके बारे में अच्छा कहिए, वातावरण खराब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो जब नागपुर में हिंसा भड़की, नीतीश आप ही मुझे बता दीजिए कि औरंगजेब के नाम पर महाराष्ट्र में और नागपुर में आग लगाने का काम किसने किया? नागपुर का जो दंगा है उस बारे में हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने हाउस में बहुत क्लियर उसकी पूरी मालूमात दी है। वो हिंदू मुसलमान दंगा बिल्कुल नहीं था। तो क्या था वो वहाँ के जो जिहादी है वो हमारे पुलिस के खिलाफ उन्होंने वो जो कुछ किया वो पुलिसों के खिलाफ। कितने पुलिस उधर जख्मी हुए थे, पथराव किसके ऊपर हुआ और क्या करने का ज़रूरत था, मेरा ऐसा बोलना है। आपको औरंगजेब के बारे में प्रेम इधर रखने की ज़रूरत क्या है? और इसलिए मैं आपको आखिरी में इतना ही कहूँगा, इस बारे में संघ परिवार ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है और उसके बाद इसलिए हम उनके भूमिका से हम सब समर्थन करते हैं। बताइए ना नीतीश कि जब नागपुर में इतनी हिंसा हो गई, एक इंसान की मौत हो गई, जब ये लगा कि मामला हाथ से निकल रहा है और जैसा विपक्ष कहते हैं कि चढ़ाया तो आप ही लोग ने, आप ही सारे बीजेपी के लीडर्स ने मिलकर चढ़ाया। तो सुनिए ना, मैं तो विपक्ष की बात कर रही हूं आपसे कि नीतीश ये हुआ और फिर जब संघ ने फटकार लगाई कि भाई अब इसको रोको, ये नहीं चाहिए, इसे ठंडा करो, है ना, तब आप सब 180 डिग्री बदल गए, सब चुप हो गए। वापिस एक बार बोल रहा हूँ हाँ। संघ एक राष्ट्र प्रेमी संगठन है। उन्होंने कभी हम लोग को ऐसा नहीं बोला कि 180 डिग्री ये करो, कुछ ने कुछ बोला नहीं। चुप होने की जरूरत क्या है? उन्होंने इतना एक ऐसा भूमिका संघ ने जो ली है कि आज के वक्त औरंगजेब के बारे में बोलने की ऐसी कुछ जरूरत नहीं है। नीतीश राणे, थोड़ी सी महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करना चाहती हूँ। देखिए ये 2 बयान आए हैं हाल फिलहाल में। एक तो राज ठाकरे ने एक पॉडकास्ट में ये बात कही कि जितने मराठी पार्टीज हैं, मराठी फोर्सेस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज मराठी, दे शुड ऑल कम टुगेदर, इन सबको एक साथ आ जाना चाहिए। अब अभी से हंसी आ रही है आपको, उनको एक साथ आ जाना चाहिए महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के हित में इनको साथ में आना चाहिए, ठीक है। अब उद्धव ठाकरे ने उसका जवाब दिया, उन्होंने बोला भाई हमारी तो कोई लड़ाई थी ही नहीं, हमारी कभी भी आपसे लड़ाई थी ही नहीं, मगर और हम आज उन्होंने कहा कि हम कहते हैं आज के आज सारी डिफरेंसेस खत्म, आपके और मेरे बीच में जो भी गिला शिकवा थी आज मैं खत्म करता हूं। और उद्धव ठाकरे के बीच में थी क्या? तो किसके बीच में थी? ये जो उद्धव जी बोल रहे हैं वो रश्मि ठाकरे को मान्य है? उनको बोलना चाहिए कि राज साहब के साथ वापस जाने की तैयारी है कि नहीं? क्या मतलब है? आप पूछे उद्धव जी को, बोला ये पॉडकास्ट पे उनकी मर्जी है क्या खुद की? किनकी? रश्मि ठाकरे की? उद्धव ठाकरे की, जो बोल रहे हैं ना हम वापस ताली देने को तैयार है। हाँ। तकलीफ उद्धव ठाकरे जी की थी कि घर से तकलीफ थी? राज साहब के बारे में पूछे, उनको बोलने को बोलिए। हम 39 साल मेरे पिताजी ने उनके साथ में काम किया है। तकलीफ उनकी राज साहब के साथ थी क्या घर से तकलीफ थी? घर से तकलीफ का क्या मतलब होता है? नाम लिया ना, रश्मि वाहिनी की तकलीफ ज्यादा थी कि उद्धव ठाकरे की ज्यादा थी? आप कह रहे हैं तो ये जो अगर साथ में आना है तो तैयारी उद्धव जी को कौन पूछ रहा है? उनको पूछना चाहिए, रश्मि ठाकरे को पूछना चाहिए। चलेगा क्या? आप क्या बोले? स्टेटमेंट देने के पहले रश्मि वाहिनी को पूछा कि उनको पूछे। नीतीश फैक्ट है, जो शिवसेना को पहचानता है ना मेघा जी, जिन्होंने उनको बहुत करीबी से ये सारा सब चीज देखा है, उनमें से हम लोग है। आप समझ के लिए इसीलिए मेरे चीज को काउंटर करने को बोल दीजिए, कोई तकलीफ नहीं। तो आप कोई तकलीफ नहीं नीतीश राणे के सारे डिसीजंस जो शिवसेना उद्धव की गुट अभी ले रही है, अब पहले से लेती आई शिवसेना। महाविकास आघाड़ी का सरकार तभी कौन चलाता था? उद्धव जी का ऑफिस कौन चलाता था तभी? कौन चलाता था? पूछिए उनको, बोलिए ना। वो जो वैभव चेम्बर्स है, मातुश्री से वो 10 मिनट दूर है वैभव चेम्बर्स, उसके 4th माले पर बैठ के सारे IAS और IPS ऑफिसर्स उधर क्यों जाते थे? पूछिए। ये मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस में भी बोला है आपको, आपको बताता हूँ। मुझे नहीं पता, बताइए क्या हो रहा था वहाँ? रश्मि ठाकरे और श्रीधर पाटनकर ये लोग सब लोग बैठ के वो सारी चीजें उधर करते थे। फैक्ट है ये, और ये कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ मैं। रश्मि जी और उनके भाई
वहाँ बैठते थे उधर, उनको यार ये सबको मालूम और है। एमवीए की सरकार वो चला रहे थे, मुख्यमंत्री का, मैं बाकी सब दो पार्टियों के बारे में नहीं कह सकता था। लेकिन मुख्यमंत्री का उद्धव कार्य, ठाकरे की सारी डिसीजंस रश्मि जी और उनके भाई ले रहे थे। इन्फ्लुएंस उधर से ही होता है ज़्यादा, सबको मालूम है। ये नई बात क्या है, ये कुछ अलग ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ। जिनको जिनको उनका ये यूबीटी वाले को पहचानते हैं ना, हाँ। उनको सबको मालूम है। ये नई कुछ नहीं चीज़ है, सिर्फ हम लोग फैक्ट बताने की हिम्मत रखते, ऐसा है। वेल नितेश, तो फिर आप मुझे ये बताइए, आप लोग ऑफ कोर्स इनसाइडर्स रहे हैं इतने साल शिवसेना तो के काउंटर साथ। करने को बोलिए ना, हम जो बोलते हैं ना, मैं बोलता हूँ काउंटर कर, या तो आपके एक पॉडकास्ट में मेरे को और उनको और एक को बुला दीजिए। तो नितेश मुझे बताइए, आपको लगता है ये दोनों साथ आ पाएंगे, राज और अभी उद्धव? उनके, अभी मैं जिनका नाम लिया उनके इच्छा के ऊपर है। और राज उनकी साहब को राज साहब के बारे में तकलीफ किसको था? किसको था? उद्धव ठाकरे को था क्या? नहीं था। जिनका नाम लिया उनको ज्यादा था, सबको मालूम। रश्मि जो ठाकरे को पुराने था। शिवसैनिक है, हाँ? मेघा जी, रश्मि ठाकरे को था। मेघा जी, जो पुराने शिवसैनिक है ना, उनको सब मालूम है, ये सब चीज सब मालूम है, सब मालूम है सबको मालूम है ये। आपको। तब भी सवाल पूछ रही हूँ, ये हो गया है अभी, आपको लगता है ये दोनों भाई साथ आएंगे? मुझे क्या लगता है, साथ में आने से किसको क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र के लोगों ने एक बहुत बड़ा मैंडेट 2024 को दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे दोनों अलायंस को बहुत बड़ा मैंडेट दिया है। हाँ। महाराष्ट्र की जनता ने अपने को, हमको कौन रूल करने वाला, नेतृत्व कौन करने वाला चुन लिया है। अब ये दो भाई आए नहीं आए, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आप ही के सरकार के डेप्यूटी सीएम शिंदे जी अभी कुछ दिन पहले डिनर खाने चले गए थे। देखिए, उनके वापस घर। बताओ, राज है साहब ना? का जो स्वभाव है, हाँ। वो बाला साहब जी से बहुत मिलता जुलता है। ठीक है। उनका सबसे फैमिली, हमसे, हमारे साथ भी फैमिली शिंदे जी क्या रिलेशन करने गए थे वहाँ? शिंदे जी आके मिलने गए रहेंगे, उनको मिलने के उसके वजह से कुछ अलग उसके अंदर कैलकुलेशन नहीं है। निकालना मुझे नहीं लगता। तो जब ये बात उठी ना कि भाई दोनों भाई क्या शायद आएंगे साथ में, दोनों के तरफ से बयान आ गए, तो शिंदे जी की टीम से किसी ने उठ के बोला कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप भी उसी सरकार के पार्ट हैं, शायद आपको पता हो सकता, पता हो ना पता देखिए, हो क्या है, कि क्या कुछ डील हो गई है क्या राज ठाकरे और शिंदे के बीच में? देखिए क्या है, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। आप शिंदे गुट के एक को आपके पॉडकास्ट पे बुला लीजिए, वो आपको सारा इन डिटेल बता देंगे। मैं उनका पार्टी का क्या स्टैंड है, वो क्या करते हैं, उस बारे में बोलना मुझे, मेरे लिए उचित नहीं है। अनबन क्या चल रही है मुख्यमंत्री जी और शिंदे जी कुछ के बीच नहीं में? है क्या अनबन मेघा चल जी, रही है? वापस बताइए। बता रहा हूँ, मैं वापस बता रहा हूँ। मैं वो खुद, इतना दुखी क्यों घूमते रहते मैं हैं? खुद कैबिनेट में आज बैठता हूँ। हाँ। मैं खुद देखता हूँ सारी चीज। ये तीनों में हमारे तीन ही लीडर, हमारे देवेंद्र जी हो और ये दोनों उप मुख्यमंत्री, बहुत एक्सीलेंट रिलेशन है। जो इतनी स्टोरियां घूमती रहती वो हैं, स्टोरियां हैं, वो स्टोरियां ही हैं। क्योंकि चैनल चलने चाहिए, क्योंकि स्टोरियां बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई फॉलोअर नहीं है। बढ़ने चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। तालमेल कैसा मैं है तीनों बहुत के बीच अच्छा में? है, हाँ? बहुत अच्छा है। देखिए क्या है, हाँ। हमारे देवेंद्र जी का काम करने का एक तरीका है, सीएम सर का, एकनाथ शिंदे जी का एक तरीका है और अजीत दादा का एक तरीका है। तीनों अलग अलग लोग हैं, साथ में आए हैं, सरकार चला रहे हैं, तो तो ठीक है। कैबिनेट में अनबन होती है? बहुत अच्छा वातावरण है, अच्छा बहुत अच्छा वातावरण, वातावरण, सब बहुत- कोऑपरेट करते हैं। बहुत अच्छा। और आपको मालूम है, मैं बिटवीन द लाइन्स वाला आदमी नहीं हूँ, फैक्ट है, वो फैक्ट है। बहुत अच्छा वातावरण है, सब ठीक चल रहा है वहाँ? एकदम अच्छा चल। कोई उठापटक नहीं है? कुछ तकलीफ बहुत नहीं। लोग जानना चाहते हैं। मगर अगर आप मेरे शब्द पे अगर विश्वास हो, हाँ। तो मैं आज ऑन रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूँ, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, मुझे फिर एक और सवाल है मेरा। हाल फिलहाल में अमित शाह जी भी गए थे महाराष्ट्र के दौरे पर, ऐसा सुनने में आया, आप क्लैरिफाई करिए, हो सकता है सही या गलत है, ऐसा सुनने में आया। देखिए, 1-on-1 मीटिंग तो हुई शिंदे जी की अमित शाह जी के साथ में, तो बहुत ये कयासी है, ये कयास है, कोई मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कयासी है। लोगों ने लगाए कि फिर शिंदे जी ने जाकर बड़ी कंप्लेन करी कि भाई मुझे ऐसा कर रहे हैं, मेरी चीजें रोक रहे हैं, मेरी फाइलों पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे हैं, मेरा काम नहीं होने दे रहे। ये इसमें कितनी सच्चाई? आप एक कंपनी के बहुत छोटे कार्यकर्ताओं को कंपनी के एजीएम में क्या हुआ ये पूछ रहे हैं। या तो आप मेरी पगार बंद करना चाहते हैं, या तो मुझे नौकरी से निकालना चाहते हैं। इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आप कितना भी पूछो, मैं नहीं दे सकता आपको, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं इन्फॉर्मेशन। आपके पास है ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो फिर इसको छोड़ देते हैं अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल, इन सारे मुद्दों के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के सारे मुद्दों के ऊपर बात करें, एक सवाल आपके
महाराष्ट्र से बाहर निकल कर पूछना चाहती हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी में अभी हैं, आपके पार्टी की सरकार जो है बहुत सारे राज्यों में है, ठीक है। अब क्या होता है कि अलग अलग राज्यों में कुछ ऐसे ऐसे डिसीशंस हुए हैं नीतीश, जिन पर भौएं उठी हैं, यू नो, यू रेज्ड एन आईब्रो, क्यों हुआ ये, ऐसा क्यों बोला गया, जिसमें कि एक ऐसा डिसीजन था कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ना, यूपी में ये डिसीजन आई थी, नवरात्रि में आप नॉनवेज नहीं खा सकते, नॉनवेज आप बंद करो, वो दुकान आप भी करते हो, ये काम आपकी भी है, नॉनवेज बंद करो। अब ये सब करने से मतलब धार्मिक स्वतंत्रता को कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुचलने की कोशिश कर रही है, ये आरोप लगता है आपकी सरकार पर। जैसे अभी दिल्ली में नई सरकार आई ना, यहाँ नई सरकार आई और यहाँ एक मंत्री जी बोलने लगे कि अभी नवरात्रि है, अभी जो छोटी नवरात्रि थी अभी आप बंद करिए सारी दुकानें। तो अब भाई आप नए सरकार में यहाँ आए हैं, आपका फोकस है नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद करो, अभी आप धार्मिक स्वतंत्रता देंगे या नहीं देंगे, या फिर आप ही डिसाइड करेंगे कि देखिए ऐसा है कि जो देश में जो आप रहते हैं उस देश में कुछ कानून है, जो धर्म ज्यादा, वापिस आप पर एक बार बता रहा हूँ, ये कानून है क्या? अगर ये हमारे देश एक हिंदुओं का अगर देश है जहाँ बाकी के धर्म के लोग भी रहते हैं माइनॉरिटी में, तो वहाँ जो मेजॉरिटी है उसका भावना तो आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। तो भावना ना रिस्पेक्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट कर। तो आप अगर हमारे नवरात्रि के वक्त अगर आपको उधर वहाँ जानबूझ के मटन का दुकान चालू रखना है, वहाँ मैं क्या बोलता हूँ जब भी ईद मुहर्रम अलग अलग चीजों की जब भी, तो आप कौन सी दुकान बंद करते हैं? वापिस बता रहा हूँ, वापिस मैं आपके सवाल का जवाब भी दे रहा हूँ। जब भी आपका ईद और मुहर्रम का ये सब जो बड़े बड़े ये सब निकलते हैं, जुलूस निकलते हैं, तभी किसी को कोई भी हिंदू कभी तकलीफ देने निकलता है क्या? नहीं बता रहा, आप सवाल का जवाब ही नहीं देते। मैं कब से देख रहा हूँ शुरुआत में। अरे वाह, आपने कौन सा सवाल पूछा? मेरा वैसा ही चीज है। मैं बोलता हूँ जो नियम हमारे हिंदुओं को लगता है, जो नियम मुसलमानों को लगता है, जो नियम क्रिश्चियन को लगता है, वही नियम हमारे हिंदू को लगना चाहिए। हमारा इतना ही कहना है। अगर आपके किसी भी जुलूस के वक्त, ईद के वक्त, मुहर्रम के वक्त हम लोग आपको कुछ तकलीफ नहीं देते हैं ना, वही नियम आपको हमको लगाना चाहिए। हम रिस्पेक्ट करते हैं, आपको इतना भी कहता हूँ आगे जाके, ऐसा कोई भी ऐसा एक हिंदू त्यौहार नहीं है मेगा जी, जहां हमारे पास 10 बजे का तक का हाई कोर्ट का लाउड स्पीकर के बारे में ये है नियम है कि 10 के बाद आप लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते। ऐसे कितने सब हिंदू बन के हम उनको मानते हैं, तो फिर लाउड स्पीकर 5-5 बार क्यों बजाना चाहिए? फिर मुझे क्या लगता है, अगर आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आप बोलते हैं ना संविधान से चलना चाहिए, हम संविधान को मानने वाले, किससे चलना चाहिए? एग्जैक्टली, हम भी वही बोलते हैं, मैं भी वही बोलता हूँ, संविधान से ही मानना चाहिए। तो संविधान जो हम पालते हैं, हम अगर 10 बजे हमारा लाउड स्पीकर, हमारा डीजे बंद करते हैं, तो फिर 5-5 वाक आप क्यों बजाते हैं? जो नियम हमको लगता है ना, हिंदुओं को लगता है ना, तो वही नियम फिर 5 बार जब ये लाउड स्पीकर बजते हैं ना, तो उनके भी तो 10 बजे के बाद कहाँ बजते हैं? कब बजते हैं? शायद मुझे लगता है आपको इन्फॉर्मेशन मालूमात कम होगी। अगली बार मैं जानबूझ के वो रिकॉर्ड करूंगा और आपके मोबाइल पे भेज दूंगा। आपके हिसाब से 10 बजे के बाद काफी लोगों की उसके बारे में कंप्लेन है। अभी हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है, हाई कोर्ट ने स्ट्रक्चर्स पास किए हैं कि इस तरीके के कोई भी अगर लाउड स्पीकर बजाता होगा, पहला स्टेप है पुलिस को कंप्लेन करो, अगर नहीं हो तो एक तो वो कंसर्न ऑफिसर को सस्पेंड होना चाहिए और दूसरी वो कार्रवाई होनी चाहिए। ये हाई कोर्ट का जजमेंट आया। सो वी फिनिश इट विद रैपिड फायर क्वेश्चंस, क्विक आंसर्स। नितेश, उद्धव ठाकरे के लिए एक शब्द। हिंदू विरोधी। हिंदू विरोधी? वो तो अभी खड़े होकर कह रहे हैं कि वो हिंदू विरोधी है। जिहाद हृदय सम्राट वी कॉल हिम। जिहाद हृदय सम्राट उद्धव ठाकरे। अगर एक बिल तुरंत पास करवा सकते हैं तो वो क्या होगा? यूसीसी, समान नागरिक कायदा। ओके। महाराष्ट्र में असली टक्कर किससे है, शरद पवार या आदित्य ठाकरे से? देखिए ऐसा है कि देयर इज नो मैच टू द नेम्स दैट यू हैव गिवन। Really? Sharad Pawar ji is a very tall leader of our Maharashtra. Okay. And Aditya Thackeray is right now no one. अच्छा, चलिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे ले लो। नहीं, शरद पवार जी अभी he is a friend to everyone. Yours also है ना? Uddhav ji is someone. Your See, friend, whoever is against Hindus, whoever is against Maharashtra is हमारा दुश्मन है। अगर नेता नहीं होते तो नीतीश रानी क्या होते? एडवोकेट होते, वकील होते। राजनीति में अब तक सबसे बड़ी क्या सबक है? सब्र, पेशेंस, जो कि है नहीं आप में। सीख रहा हूं। आप इसलिए तो बोलो आपने क्या सीखा है, तो सब्र सीख रहा हूं।
क्या कभी खुद को अपने बयानों पर कभी नीतीश को पछतावा हुआ है? अगर हुआ है तो उदाहरण दीजिए। अभी सावरकर के लिए सॉरी बोला था। बाला साहेब ठाकरे जी का एक बहुत बयान है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, कि जबान से निकले हुआ शब्द बंदूक की गोली जैसे होता है, एक बार निकला तो निकला। मैं जब भी हिंदुओं के बारे में बात करता हूँ, हिंदुत्व के बात करता हूँ मेघा जी, मैं बहुत सोच समझ के बात करता हूँ और मैं बहुत पढ़ लिख के बात करता हूँ। आई एम एन MBA माई सेल्फ बेसिकली। आई नो व्हाट एम आई डूइंग हियर। You've studied in the United Kingdom, Exactly. Nitish. I know what am I doing. I know who am I talking for, and I will never do injustice to someone who is not responsible to things that they have done. So I think I'm very clear about my stand, and I love my country, and I'm a proud Hindu. Rather, I'm a mad Hindu. You're a mad Hindu. गर्मियाँ आ चुकी हैं, क्या पी रहे हैं आजकल, रूह अफ़ज़ा या गुलाब शरबत? मैं गौमूत्र बहुत पीता हूँ, and I'm telling you it is very good for health. सवाल तो मैंने गुलाब, रूह अफ़ज़ा और अभी गुलाब गुलाब और शरबत रूह के अफ़ज़ा बीच मुझे में पूछा। देने वाला रूह कौन है अफ़ज़ा उसके पीते ऊपर हो डिपेंड है। नीतीश, रूह अफ़ज़ा पीते हो या नहीं पीते? नहीं, मैं ये सब नहीं पीता। हाँ? नहीं। क्यों, प्रॉब्लम है नाम में? हाँ, क्योंकि अभी देने वाला आदमी कौन होगा उसके ऊपर सोचे। आखिर सवाल आपसे, कि मुझे रूह अफ़ज़ा बहुत अच्छी नीयत से कोई नहीं पिलाएगा। फैक्ट है। कहाँ राजनीति करते हैं नीतीश? एक बेचारा सा शरबत हमारे सबके घर में पीते थे बड़े अच्छी होते बात है समय ना, तो मगर आप पीते सोचे थे। नीतीश हाँ? राणे को कौन शरबत देगा रूह अफ़ज़ा? नीतीश राणे को देने की जरूरत नहीं, नीतीश राणे खुद से पिएंगे रूह अफ़ज़ा। नहीं, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, वो बहुत मीठा है। आप अक्सर भाषणों में बोलते हैं मेरा खून भगवा है। 2019 में बीजेपी में आने के पहले आपके खून का रंग क्या था जब कांग्रेस में थे आप? 39 साल हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के साथ में थे मेघा जी। हमको वापिस बोल रहा हूँ, आप हम पे इल्ज़ाम लगता है कि आप लोग पार्टियां बदलते हैं। आखिर में हम लोग अगर आज बाला साहब ठाकरे जी या तो उद्धव जी ने अगर हमारे साथ वैसे जो कुछ भी हमारे साथ राजनीति, गंदी राजनीति नहीं की होती, हम लोग बहुत अभिमान से कह सकते थे कि हम एक शिवसैनिक हैं। हम लोग ने बचपन से बाला साहब जी को और हिंदुत्व को फॉलो करते करते, मेरे पिताजी ने जो हिंदुत्व के लिए किया है शायद मैं इसके आपके पॉडकास्ट के ऊपर नहीं बोल सकता। मगर हमारे खून में भगवा क्यों है? क्योंकि हम बाला साहब ठाकरे जी के छत्रछाया में हिंदुत्व के नाम पे ही बड़े हुए। ठीक है। हम जो 12 साल कांग्रेस में निकाले हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो उस वक्त खून का रंग क्या हो गया था? तभी भी भगवा ही था। भगवा ही था। उनको भी मालूम था हमारा भगवा था। और अभी तो फिर बीजेपी में आने के बाद तो हम अभिमान से कहते हैं कि भगवा है। घर वापसी हुई है। घर वापसी हुई। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू कि आप मुंबई से यू फ्लोन डाउन टू दिल्ली टू डू दिस पॉडकास्ट। रियली ग्रेटफुल। हम जबान के पक्के लोग हैं। आप हैं और आपने दिखाया।